नमस्कार स्टूडेंट, मुझे आशा है आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। तो आज के दिन मैं सबसे पहले आप सभी को युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, तो इसी अवसर पर आज के दिन को हम क्या बोलते हैं? आज के दिन को हम युवा दिवस बोलते हैं। तो आप सभी युवाओं को हमारी तरफ से युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए रात को 9 बजे डेली MCQ सीरीज़ लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हमारा 8वां पार्ट है। तो आप आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में भी उसका आंसर दें। अगर आपका कोई फीडबैक हो तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दे सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वेदासित लर्निंग ऐप के कोर्सेज में कुछ डिस्काउंट लेना चाहें तो कल से यानी 13 तारीख, 14 और 15 तारीख को हमारी तरफ से आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। तो आप हमारी ऐप में, वेदासित लर्निंग ऐप में जाके उस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत सारे जो कोर्सेज, जैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करें, इस समय पुलिस की भर्ती आई हुई है, फिर आपका पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक जो UKSSC का जनरल पेपर होता है उसकी आपने जो फॉर्म पहले भरे होंगे, जिसका एग्ज़ाम आपका मई जून में प्रस्तावित है, फिर आपका लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये सारे के जो सारा डिस्काउंट है वो चलेगा। उसके बाद अभी अरुण सर आप लोगों के लिए एक सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी सहायक का कोर्स लेके आए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप केवल UKSSC की MCQ सीरीज़ यानी मॉक टेस्ट सीरीज़ देखना चाहें, उस पर आप डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप इन डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सन 2001 में ब्रिक शब्द किसने गढ़ा था? ब्रिक का मतलब आपका BRIC था उस टाइम पे, ठीक है। अब इसमें एक कंट्री और जुड़ गई है, लेकिन जो यहाँ पे कंट्रीज थी वो आपका B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, ये यहाँ पे था। तो ये जो शब्द है ये आपका जिम ओ नील ने गढ़ा था। ये जो शब्द है ये आपका जिम ओ नील ने गढ़ा था। इसमें अब एक और आ चुका है, तो इसका नाम आपका क्या हो गया है? ब्रिक्स हो गया है, BRICS, ठीक है। एस फॉर क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ चुका है। तो जिम ओ नील ने आपका जो ब्रिक है इस 2001 में इस शब्द को आपका गढ़ा था, इस शब्द को बनाया था। अगला है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण में प्रथम चरण को प्रारंभ किया गया? उदारीकरण मतलब होता है जो लाल फीताशाही से आपका जो है वो आपको मुक्ति मिलनी थी, और जो हम कहें कि बाजार जो है, मार्केट जो है, वो मार्केट सबके लिए धीरे धीरे खोल दिया गया। तो यह किसकी सरकार में था? तो ये 90s में जो आपका PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की जो समय आपकी सरकार थी, ठीक है, उन्होंने इसमें भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया था। इस समय जो आपका वित्त मंत्री थे वो हमारे आपके आने वाले टाइम में हमारे आपके प्रधानमंत्री भी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। वो उस समय आपके क्या थे? वो आपके वित्त मंत्री थे। तो भारत में उदारीकरण का प्रथम चरण जो आरंभ किया था वो PV नरसिम्हा राव ने शुरू किया गया था, ठीक है। ये जो आपका है, ये दो के दो आपके जो क्वेश्चन है ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप मान के चलिएगा, ठीक है। और जो ये तो खैर इंटरनेशनल अफेयर से है। और उसके बाद जो 53rd क्वेश्चन है वो आपका है, वर्ष 2016 में किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका जो उस समय आंसर वो आपका कौन सा है? वो TMC है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जिसमें आपका ममता बनर्जी है, ठीक है। और इसी समय ममता बनर्जी से जैसे आपको एक क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि अगर कोई बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनता है तो उसको कितने समय के अंदर आपका चुनाव लड़ना जरूरी है या विधायक बनना जरूरी है? तो 6 महीने के अंदर वो जरूरी है, ठीक है। फिर 54th क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारतीय दलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली, ये आपका किसका है? ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका रजनी कोठारी है। ये भी जो क्वेश्चन था उनकी उससे पहले कुछ समय पहले यहाँ पे जो रजनी कोठारी हैं उनकी शायद उस समय डेथ हुई थी, ठीक है, 2015 के आसपास। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो इस हिसाब से आपके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। फिर ये दो के दो फिर से आपके जो पॉलिटी से रिलेटेड है, राजनीति व्यवस्था से हैं, उसी से आपके क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है? भारत में जो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्राप्त करता है? जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, वही राजनीतिक दलों को आपका क्या करता है? मान्यता प्राप्त करता है। जो आपका ये है, इसका आपका कब हुआ था गठन? जो है निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत में हुआ था? अनुच्छेद 324 के अंदर में आपका भारत के निर्वाचन आयोग का
गठन हुआ था। अब चलते हैं हमारे 56वें प्रश्न पे। निम्न में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की? ओके, तो जो आपका 1977 में जब आपकी सरकार थी जनता दल की, तो उस समय अशोक मेहता के आपके नेतृत्व में जो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की, वो अशोक मेहता समिति आपकी है। इसका आंसर आप देख लेंगे। तो जो ये क्वेश्चन है, देखिए आपका जो शुरू के आप मान के चलिएगा कि थोड़ा सा आपकी इकोनॉमिक्स है, फिर एक करंट अफेयर या वो भी पॉलिटी से ही रिलेटेड आप मानिए, राष्ट्रीय दल, तो आपके बाकी चार किसके हैं? आपके पॉलिटी के क्वेश्चन। तो आप शायद नोट कर रहे होंगे, आपने लास्ट वाले में भी नोट किया होगा कि कितने कितने क्वेश्चन आपके बन के आए हैं। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी सारे के जो चार के चार हैं, आप तब तक इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, ये भी पॉलिटी है। ठीक है, ये भी आपका अनुच्छेद से रिलेटेड है, और ये भी आपका जो है सेवा का अधिकार, ये पॉलिटी का ही है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में आपका जो ये आ जाता है। ठीक है, वैसे ये भी पॉलिटी का ही आपका हिस्सा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? ठीक है, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख आपका राज्य सूची के अंतर्गत में है। किसके अंतर्गत में है? राज्य सूची के अंतर्गत में है। ठीक है, उसके बाद अगला 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? मतलब देखिए, स्थानीय स्वशासन से कौन कौन से आपके संबंधित अगर हैं, आपको याद है तो नहीं, अपने आप आपको पता लग जाएगा कौन कौन से हैं। देखिए, जन स्वास्थ्य बिल्कुल है, स्वच्छता का प्रबंध बिल्कुल आपके लोकल लेवल पे जो नगर निगम है वही लोग यहाँ पे करते हैं, जन उपयोगी सेवाएं बिल्कुल वही करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है वो स्थानीय स्वशासन नहीं करता है। तो 58 का जो राइट आंसर है, 58 का राइट आंसर आपका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है। ओके, उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो 243, देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बना दिया है। 243 सभी है, 243 है। ठीक है, सीटों का आरक्षण प्रदान करता है 243 डी। 243 डी इसका राइट आंसर। अब देखिए, यहीं पे कुछ बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका अंतर है। वहां पर अगर होता, वहां पे आपका केवल 243 दिया हुआ होता और बाकी आपको 241 242 इस तरीके से दिए होते, लेकिन यहाँ पे 243 के अंदर में ही आपके चार दे दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 243 डी, ऑप्शन नंबर ए। ओके, उसके बाद अगला है सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले सेवा का अधिकार क्या होता है? सेवा का अधिकार है जो सार्वजनिक आपकी सेवाएं हैं, ठीक है, जो पब्लिक सर्विस है, उनको एक टाइम पीरियड में पाने का जो अधिकार है उसको सेवा का अधिकार बोलते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा कि आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, अलग अलग टाइप के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपका पहले से एक नियमित है कि ये 10 दिन में बन के आ जाएगा, नहीं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, इस ऑफिस में इतने दिन तक रहेगा। तो इस तरीके के जो ये अवधारणा है, ये सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? ये आपका ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। इंडिया में भी इसको कुछ समय पहले आपका लागू कर दिया गया। इसलिए आप देखते होंगे जो भी आपके सर्टिफिकेट, चाहे हिल सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, इसका पर्टिकुलर टाइम है कि 28 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो वो आपका क्या होता है? सेवा का अधिकार होता है। सार्वजनिक सेवा को तय समयावधि में पाने का जो हक है उसको सेवा का अधिकार कहते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया किससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये देखते हैं हम। देखिए, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है, ये भी उत्तराखंड का है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, और ये भी आपका उत्तराखंड है। देखिए, उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? तो जो ये की गई है, ये आपका किसको की गई है? ये स्कूली शिक्षा को आपका की गई है। उस समय का आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? वो टिहरी परियोजना है, जो कब आपका शुरुआत, मतलब जिसका परिचालन, जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो सन 2006 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर बना है? ये आपका भागीरथी और बिलंगाना नदी, वहां पर आपका जो टिहरी परियोजना है, वहां पे आपका ये जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो वहां पे बनी हुई है। ठीक है, जो टिहरी डैम है, इसकी हाइट आपकी कितनी है? 260.5 मीटर, अभी तक ये सबसे हाईएस्ट है। ओके, अगला चलते हैं। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है? हम सभी को पता है, हरेला जो मनाया जाता है वो आपका जुलाई में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में मनाया जाता है। और किससे संबंधित है? वह पौधारोपण से संबंधित है। इसमें क्या होता है? जुलाई के महीने में इस त्योहार से आपका 9 दिन पहले क्या कर लेते हैं हम, जो अनाज के अलग अलग दाने वो हैं उनको उगा लेते हैं घर के अंदर ही, और वो घर के अंदर उगाते हैं तो वो आपके पीले हो जाते हैं। हरेला पर्व, ठीक है, पौधारोपण से संबंधित है। उसका अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है?
ओके, तो सर्वाधिक संचालन में देहरादून वाला जो जॉली ग्रांट है वो आपका क्या है, सबसे अधिक संचालन में है। ओके, आगे वर्ष 2015, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक, अच्छा ओके, सबसे ज्यादा कहां पर आए, तो चलिए मैं आप इसको सोचिएगा तब तक मैं आपको बताता हूं। जो आपका यमुनोत्री है ये आपका उत्तरकाशी जिले में है, गंगोत्री ये भी उत्तरकाशी जिले में है, केदारनाथ ये आपका रुद्रप्रयाग जिले में है, बद्रीनाथ ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक आए थे वो कहां पे आए थे, वो आपका बद्रीनाथ में आए थे। ये चार के चार हमारे उत्तराखंड के क्या हैं, उत्तराखंड के चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबसे कम किसमें है, सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग में है, सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा आपका हरिद्वार में जनसंख्या है। तो आपको याद करना है रुद्रप्रयाग की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अनुसार। ओके, 6 के 6 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, 2 उसके अंतर्गत आपके करंट अफेयर के हैं। ओके, उत्तराखंड करंट अफेयर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा आपका साझेदार है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये आपका जो है ये उससे आपका संबंधित है, हम क्या कहेंगे, जनसंख्या से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक देश सबसे बड़ा साझेदार है, तो उसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, चीन, बिल्कुल हमें पता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुई थी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आपकी 1999 और सन 2000 में आपकी क्या हुई थी, शुरू हुई थी 1999 2000 में। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य, अच्छा लिंगानुपात आपको पता है ना, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, कि 1000 लड़कों पर, ठीक है, कितनी आपकी गर्ल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिंग अनुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं, कि 1000 लड़कों पर कितनी आपकी लड़कियां हैं। तो इसमें जो अगर हम बात करें सबसे कम जो है, सबसे न्यूनतम जो है, वह राज्य आपका हरियाणा है 2011 के अनुसार। ठीक है, कौन सा है, हरियाणा है। हरियाणा का कितना है, 879। ठीक है, कितना है, 879, मतलब 1000 लड़कों पर वहां पर 879 लड़कियां ही हैं। जबकि अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारा देश का कितना है, हमारे देश का आपका 943 है। ठीक है, उत्तराखंड की पर्टिकुलरली बात करें, उत्तराखंड का आपका 963 है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, 943 पूरे भारतवर्ष का है और 963 उत्तराखंड का है। सबसे कम कहां पे है, सबसे कम आपका हरियाणा का है। सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे ज्यादा आपका केरल में है। ठीक है, अब केरल का कितना है ये आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसको। ठीक है, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, ओके, जो हमारा टोटल अर्निंग है, नेशनल अर्निंग, उसमें सबसे बड़ा आपका कौन सा है, इसका जो आपका आंसर है वो है गैर मौद्रीकृत उपभोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एफडीआई ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स के अंदर में आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला, ओके, जो कृषि के लिए है, कृषि के लिए आपका कौन सा है, कृषि के लिए आपका नाबार्ड है। ठीक है, कौन सा है, नाबार्ड। नाबार्ड का आपका फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपका जो कृषि के लिए है, उसके लिए आपका जो है कर्ज वगैरह ये बैंक आपका देता है। इसका हेड ऑफिस कहां पे है, इसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को कितना आवंटित होता है, राज्यों को आपका 42% आवंटित होता है, 42% आपका राज्य को दे दिया जाता है। ओके, उसके बाद अगला है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी को प्रवाह करता है। ओके, तो देखिए जो आपके हम बात कर रहे हैं, जो कितने आपके बेसिकली क्षेत्र हैं, 3 हमारे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है आपका कौन सा, टर्सरी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आपके कौन आते हैं, जो कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका नेचुरल से जो रिलेटेड है वो आपका प्राथमिक में है। जो आपका उद्योग धंधे हैं, कि जो रॉ मटेरियल से आप कुछ बना रहे हैं, वो उद्योग धंधे वो आपका सेकेंडरी में आए। जहां पर आपका सेवा का उत्पाद बेचा जाता है, ठीक है, जहां पे सर्विस वगैरह दी जाती है, तो वहां पर आपका वो थर्ड में आता है, तो वही सबसे ज्यादा है। ठीक है,
तो जैसे हम बात करें सॉफ्टवेयर में जो आपका सर्विस वाले में हम टॉप में हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सेवा क्षेत्र। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन उस समय का आपका क्या है, उस समय का आपका जो करंट अफेयर का है, तो वो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से अभी आंसर में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको आप नेट पे जाके देख लेंगे, ठीक है। इस समय 2021 का कौन सा है, और अब तो खैर यही देखते हैं, वो उस टाइम पेपर के हिसाब से आपका देखेंगे कि पेपर कब होगा, उसको आपको याद रखना है। वैसे इस समय आपका जो है वो आपका शशिकांत है, ठीक है। कौन है? शशिकांत जो आपके हैं वो आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके थे। फिर आगे चलते हैं, आगे हमारा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में आया। सीमांत जोत, ये भी कृषि के अंदर इकोनॉमिक्स में आया। ब्रिक्स, ये आप इंटरनेशनल में मान सकते हैं, ये भी ठीक है, आप मान के चलेंगे, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका इकोनॉमिक्स के अंदर में ही है। ओपेक भी आपका इकोनॉमिक्स में ही आपका है, ठीक है। और फिर अगला है मानव विकास सूचकांक, निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? ओके, तो ये किसका है? ये ऑप्शन नंबर सी का है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। ओके, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद सीमांत जो आपका जोत है, ठीक है, वो उतना कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। ओके, ये वही क्वेश्चन आ गया, देखिए जो मैंने आपको ब्रिक बताया था अभी, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन जो आपका आज का देखा था वो ब्रिक था, तो उसको वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स कब बना, तो ये 2010 में बना। कब बना है? 2010 में, ठीक है। ब्रिक संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो 2010 में आपका हुआ, जहां पे एस का मतलब, बी का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, 78 क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2014 का है, तो अब ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर वैसे उस समय आपका क्या था? 8वां था, ठीक है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, का निम्नलिखित में किस पर ज्यादा बल है? ठीक है, उत्पादन पर भी और कीमतों के नियंत्रण पर भी, ठीक है, उन दोनों पर इसका कंट्रोल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ओपेक है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है? ऑस्ट्रिया वियना में इसका क्या है? आपका हेड ऑफिस है ओपेक का। ओके, आगे चलते हैं। आगे है आपका वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से बन के आया, ठीक है। विश्व बैंक के कितने देश हैं? इकोनॉमिक्स से आपका बन के आया, ठीक है। ये आपके जो नीचे जो करंट अफेयर वाले में आपके वो आते हैं ना, जो आपको सूचकांक वगैरह जो हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल सा जो क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके इन रिलेटेड टू जो हैं वो आपके हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के रेस्पेक्ट में ही आपकी सारी चीजें हैं। तो अगला जो हमारा 80th क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। ओके, वैश्वीकरण में जो आपका ग्लोबल है उसमें ये है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के कितने देश हैं? के तो टोटल कितने देश हैं इसकी? आपके 189 देश हैं। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस आपका वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। ओके, अगला क्वेश्चन है इनके में से एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ठीक है। इसका आंसर है विश्व आर्थिक फोरम। क्या है? विश्व आर्थिक फोरम इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला है सार्क, ठीक है, काठमांडू में हेड ऑफिस है। सार्क जो है आपका, ठीक है, साउथ एशिया के देशों के लिए है। इसका आंसर आपका क्या है? हापुड़। इसका जो है वो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका हापुड़ में है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? तो सन 2005 से आपका प्रभावी हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में, ठीक है। फिर जो आपका ट्रिम्स है, ठीक है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रिम्स का पूरा नाम आपका ऑप्शन नंबर बी है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। जो आपका इसकी स्थापना होती है ये आपका 1995 में इसकी स्थापना होती है, ट्रिम्स की, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो ये आपके इकोनॉमिक्स की आप क्वेश्चन इनको मान के चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जीन, ये अब आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी उसी का है, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी का है, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी का है। ये आप मतलब आप मान के चल सकते हैं ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जीन क्या है। जीन आपका देखिए डीएनए का एक भाग है। किसका भाग है? डीएनए का एक भाग है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, तो डीएनए का एक भाग क्या है? जीन्स है। ओके, अगला है थैलासीमिया का। थैलासीमिया एक आनुवंशिक रोग है, हेरिडिटी आपका बीमारी है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलीसीमिया सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है? हमारे ब्लड को प्रभावित करता है। तो ये साइंस के क्वेश्चन हो गए। ओके, अगला है निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया?
तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका जो प्रयोग है वो आपका नोरियो टानीगुची 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी का आपका शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका देहरादून में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है? देहरादून में। ठीक है, अगला 90th क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब इसमें भी देख लेते हैं, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट, ये बायोलॉजी साइंस टेक्नोलॉजी, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी और ये भी साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूनिट नंबर जो आपकी 5वीं यूनिट है साइंस और टेक्नोलॉजी वाली। ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है कैलकुलेटर में, होता है बिल्कुल, ट्रांजिस्टर में भी होता है, कॉर्डलेस, बिल्कुल। इसका जो निकल कैडमियम बैटरी है उसका उपयोग सभी में आपका इसका उपयोग होता है, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर है। उसके बाद है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ठीक है, एक क्या होता है, एक जो है वो छोटे छोटे उसमें आपका टूट जाता है। ओके, उसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका राइट आंसर आपका ये है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। जो तारों में उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करना वो आपका क्या है? संलयन। जब दो हाइड्रोजन मिलकर एक आपका हीलियम बनाते हैं तो वो सूरज में आपका होता है संलयन। ओके, अगला है सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होता है। सेलुलोज स्टार्च दोनों में आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्लूकोज। ठीक है, सेलुलोज स्टार्च दोनों में होता है, आपका इसका राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। फिर अगला है निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी आपकी जो यांत्रिक तरंग है वो आपका कौन सा है? आपका ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए आपका क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत होती है। अगर हम यही बात आपका कहाँ पे करें, आमने सामने बैठ के हम स्पेस में करें, हमको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां पे हवा है ही नहीं। जो हमारी आवाज जाती है वो हवा के थ्रू से ही दूसरे को सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने के साथ द्रव की सयांता। सयांता का मतलब आपका होता है विस्कोसिटी। ठीक है, तो आप जब बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो आपका जो फोर्स है वो आपका कम हो जाएगा, वो और तरल हो जाएगा। तो जो सयांता है वो आपकी क्या हो जाती है? सयांता आपकी घट जाती है। जैसे आपका शहद है, शहद आपका बहुत विस्कस है। ठीक है, वो इसलिए तैरता नहीं, मतलब तैरता क्या मतलब वो आपका वो नहीं होता, फ्लो नहीं होता है। तैरने का नहीं कहेंगे, वो आपका बहता नहीं है, वो आपका फ्लो नहीं होता है। तो आपकी जो शहद है, हनी है, उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। जबकि जो पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है, इसलिए आराम से बह जाता है। ठीक है, ये साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे किसके क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी उसी का है। ठीक है, तो ये देखिए आप साइंस टेक्नोलॉजी से कितने क्वेश्चन आपके बन के आए। ओके, एक नैनोमीटर बराबर है। ठीक है, नैनोमीटर किसके बराबर होता है? वो 10⁻⁻⁹ के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे एक क्या होता है? 10⁻³ ये आपका किस में आएगा? ये मिली में आता है। 10⁻⁻⁶ ये किस में आता है? ये आपका माइक्रो में आता है। 10⁻⁹ किस में आता है? 10⁻⁹ नैनो में आता है। 10⁻12 किस में आता है? वो आपका पीको में आता है। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। तो 10⁻⁹ नैनोमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह यानी जो हमारा जो अर्थ है उसके आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो जियो सैटेलाइट होता है, एक आपका पोलर सैटेलाइट होता है। जियो सैटेलाइट का मतलब भू स्थिर आपका जो प्रभ्रमण काल होता है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका 24 घंटे है। जैसे हमारा जो सैटेलाइट्स है, टीवी वाले जो हैं वो सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, वो आपके भू स्थिर हैं, लेकिन जो जासूसी वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं वो आपके पोलर सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन सामान्य नाम है। टेफ्लॉन किसका सामान्य नाम है? ये आपको देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर है ए, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, इसका राइट आंसर टेफ्लॉन का सामान्य नाम आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, फिर है कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? ओके, ठीक है, मिश्र धातुओं का जो आपका है एलॉय जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, एलॉय। ओके, ये किसका है? ये आपका पीतल और कांसा। ठीक है, ये किसका है? पीतल और कांसे का आपका है। ठीक है, अगला है, एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है? एक जो आपका है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा जो है वो आपका विद्युत चालन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज ये इसके आंसर की आप देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपका गुरुजी उत्तराखंडी है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टूडेंट बस आज के उसमें अभी इतना ही है। अगले वाले में जब हम करेंगे तो हम 101 से लेके आपका 150 तक के क्वेश्चन करेंगे पार्ट थर्ड में।